हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द सेबी ग्रेड ए वैकेंसी। सेबी ग्रेड ए एक ऐसी स्पेसिफिक जॉब है विच इज बेसिकली द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर जॉब दैट यू विल फाइंड इन द सेबी। When we talk about it, ए से शुरू होता है द हायरार्की। सेबी ग्रेड ए इज द फर्स्ट लेवल ऑफिसर। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, कुछ इस तरह से इनकी हायरार्की चलती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेबी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एग्जैक्टली सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी पूरी रेगुलेशन देखती है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करती है। सो बेसिकली ये रेगुलेट भी करती है मार्केट को, पूरा संभालती भी है कि शेयर मार्केट किस तरीके से चल रही है। लिस्टेड जो भी सेबी पर होते हैं, आप और मैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, किसी तरह के मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो डेट इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, किस तरीके से उसका पैसे का रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंपनीज जो लिस्टेड है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो काम करती है सेबी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए वैकेंसी, इस वैकेंसी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर वैकेंसी? इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द कंट्री। रेगुलेटरी बॉडीज यानी जो रेगुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग, पूरे कंट्री की किस तरीके से मेंटेनेंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द लॉज। कौन से, यहाँ पर ये सेबी की बात कर रहे हैं, ये पूरे जो शेयर मार्केट है, बीएससी, एनएससी, इन सब पर किस तरीके से लिस्टिंग होती है, कौन से एजेंट्स, कौन से ब्रोकर्स, इंस्पेक्शंस, वो सब चीज़ें सोचकर चलती है सेबी। ठीक है, तो देन जब हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी की आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, जॉब प्रोफाइल एंड द सैलरी ऑफ द वैकेंसी ऑफ सेबी ग्रेड ए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेड ए ऑफिसर, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है और उसकी सैलरी क्या है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इस जॉब के अंदर कौन कौन सी आपके पास एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस रहती हैं, क्या एज लिमिट रहती है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, तो धीरे धीरे हम उस तरफ जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नंबर 1 इज इसके अंदर जनरल स्ट्रीम के लिए, इसमें ना जो इसकी ग्रेड ए की ऑफिसर जॉब निकलती है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ जॉब वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि निकलती हैं स्पेशल, यानी आपकी स्पेसिफिक स्ट्रीम की, और कुछ होते हैं जो सबके लिए निकलते हैं, मीन्स वो जनरल होती हैं। जब हम जनरल की बात करते हैं उसके अंदर आपके पास आती है मास्टर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बैचलर्स डिग्री लॉ में हो, इंजीनियरिंग में हो, या कोई सीए, सीएफए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जनरल। पिछली बार इसके अंदर टोटल 80 वैकेंसीज निकली थी, जिसके अंदर जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए 32 वैकेंसीज थी। देन मूविंग ऑन टू द लीगल एरिया, लीगल में आपके पास आती है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपके पास हो सकती है, या आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ होगी, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होगी, या सीए, सीएफए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट भी लीगल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रीम के बाद नेक्स्ट स्ट्रीम उनके लिए जो निकली थी वो थी पिछली बार, वो थी आईटी की स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के अंदर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए थी, देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की आपकी बैचलर्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। मिनिमम 2 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर्स और आईटी। सो ये इसके आईटी सेल के वहाँ पर जो उनका आईटी स्ट्रीम है उसके अंदर ये जॉब वैकेंसी निकली। देन इंजीनियरिंग में, सिविल में भी स्पेसिफिक निकला, जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग की थी बैचलर्स डिग्री, उनके वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स की डिग्री की होगी तो यहाँ पर कवर होगा। रिसर्च के अंदर मास्टर्स डिग्री इन स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये स्पेसिफिक इनके पास अलग अलग जॉब वैकेंसीज हैं जो निकलती हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं, जैसे जिन्होंने बैचलर्स ऑफ लॉ किया है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, तो आपके पास कई जगहों पर अप्लाई करने की ऑप्शन आ जाती है, बट आप 2 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देखकर चलना है कि कौन सी 2 होंगी जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो।
ऑफिशियल लैंग्वेज में है मास्टर्स डिग्री इन हिंदी इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ बैचलर्स डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री लेवल, जहाँ पर आपने संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट किया हो आपकी बैचलर्स डिग्री के अंडर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जो भी आप जहाँ से उसे करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज इसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इज 30 ईयर्स, ठीक है। इसके अंदर बाकी कैटेगरी में जो उनके पास रिलीफ है दैट इज ऑल्सो देयर इन टर्म्स ऑफ द एज लिमिट, बट अदरवाइज इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन इसके लिए अप्लाई करता है उसको कौन कौन से फेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहला उसका होता है फेज 1, या कि इस पेपर के अंदर आपका पेन एंड पेपर नहीं है, दिस इज ऑल ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग की जाती है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, आपके 100 मार्क्स ईच। फेज 1 में आपके 2 पेपर हैं, फिर फेज 2 में फिर आपके पास 2 पेपर हैं, 2 पेपर्स 100 मार्क्स के, और फेज 3 में जाकर आपका होगा इंटरव्यू। इसके मार्क्स जुड़ते हैं, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, जब आप फाइनल में जाओगे इसमें आपको क्लियर करना जरूरी होगा। तो आप फेज 2 की तरफ जाएंगे, एक तो क्लियर करना और मेरिट लिस्ट में जाना, तभी आप अगले लेवल पर यानी फेज 2 पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जब अल्टीमेट सिलेक्शन होगी तो इन दोनों के बेस पर आपकी सिलेक्शन की जाती है। बट प्रॉब्लम ये है इसने इस पर्टिकुलर एग्जाम में उन्होंने जो पहला लेवल है वो क्वालिफाइंग लेवल है, और क्वालिफाइंग के लिए भी उन्होंने मिनिमम लिमिट्स सेट कर रखी है, ना कि सिर्फ टोटल के अंदर कि 2 पेपर्स फेज 1 का टोटल पे भी रखा हुआ उन्होंने, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की जो पेपर 1 का है और पेपर 2 है दोनों के अंदर आपको इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मार्क्स लेने कंपल्सरी हैं टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। इन्होंने इसको स्पेसिफाई ऐसे किया कि पेपर 1 जो होगा इनके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 के अंदर आपके पास आ जाता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स। इन चारों के साथ में 50 मार्क्स का आप 50 क्वेश्चंस आएंगे, और आपके पास एक्चुअली इसमें आ जाता है कि आपके पास पेपर 1 के अंदर ऑल स्ट्रीम्स देयर आर मैक्सिमम मार्क्स दैट आर 100। इसके लिए आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो रफली आपके पास 50 रहते हैं, और जो पेपर 2 है उसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है जनरल स्ट्रीम का है, उसमें भी 100 मार्क्स है। दोनों पेपर्स आपके 100 मार्क्स के आ जाते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, और बात यह आ जाती है 100 मार्क्स का पहला पेपर है और उसमें से आपको 30% लेने कंपल्सरी है, यानी कि 100 मार्क्स का जब पेपर होगा आपको इसमें से मिनिमम 30 मार्क्स लेने ही होंगे, तो आप अगले लेवल पर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने इस पर 30 नहीं लिए लेकिन दूसरे में आपके 40 आ गए, तो भी प्रॉब्लम है। यानी कि मिनिमम पेपर 1 के अंदर जहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जी आएगा उसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स देने होंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। और दूसरा आपके पास आता है जनरल स्ट्रीम का, उसके अंदर जो आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन अंदर लास्ट जो इनकी नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया था जनरल स्ट्रीम का ये सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था। तो जब उसके अंदर उन्होंने बोलता है जो पेपर 2 है इस जिसकी इन्होंने प्रॉपर सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, जिसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें इनका सिलेबस का हिस्सा है। तो जब उन्होंने इसका जो पेपर था 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, इसमें 40 मार्क्स आपके लिए लेने कंपल्सरी थे। मतलब टोटल अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 70 नहीं है, दे से कि टोटल यानी 100 + 100 कितना हुआ 200 मार्क्स का आपका वो पेपर है टोटल पेपर 1। उसमें से आपको टोटल में एग्रीगेट में भी 40% स्कोर करना होगा, यानी आपको मिनिमम 80 मार्क्स स्कोर करने होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर 2 में स्पेशलाइज सब्जेक्ट में अगर आप दे रहे हैं, मतलब अगर आपने 2 स्ट्रीम्स में भरा है, इसमें अलग कैटेगरी में आपको क्लियर करना होगा, और इसमें आपको जो अलग आपने इसमें एग्जाम दिया है इसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। दोनों जनरल स्ट्रीम और स्पेशलाइज स्ट्रीम दोनों में वही सेम सीन है कि आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने होंगे पेपर के अंदर, और टोटल में आपके 200 में से मिनिमम 80 नंबर बनने ही चाहिए, ठीक है। उतना आपका वहां पर चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया रिगार्डिंग द मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है, और कट ऑफ के उन्होंने सेट कर दिया एक लेवल। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन, अगर आप बात करते हैं फेज 2 की, फेज 2 के अंदर आपका स्पेसिफिक पेपर हो जाएगा, क्योंकि जनरल में तो उन्होंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूछ लिया। सेकेंड पेपर के अंदर उनका जो पेपर 2 था उसी का सिलेबस वो कवर करते हुए चल रहा है, प्लस
एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, लेकिन ये भी पेन एंड पेपर नहीं है, मतलब आपको लिखना नहीं है पेपर के अंदर, आपको टाइप करना होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या आता है, इंग्लिश का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा यानी आपको लिखना होगा, उसमें आपको प्रेसी आएगी, उसमें आपको ऐसे आएगा, अनसीन पैसेज आ जाते हैं यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें आपको 30% स्कोर करना है, यानी 100 में से 30 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट लेवल थिंग दैट यू नीड टू डू। नेक्स्ट इज कॉल्ड द जनरल स्ट्रीम। इन टर्म्स ऑफ द जनरल स्ट्रीम, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पास उसमें कवर हो जाते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज, एक्चुअली द 6 सब्जेक्ट्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, कंपनी लॉ है और इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब आप इन सारे एग्जाम्स की तरफ देख के चल रहे हैं, ये वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स है, बट इस पेपर के लिए उन्होंने क्लियरली डिफाइंड टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें से आपका पेपर बन जाता है। प्रीवियस पेपर के अंदर कंप्यूटर्स का भी टॉपिक आया था पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 में नहीं था, पेपर 1 के अंदर जो था थोड़ा सा टॉपिक उनके दिए गए सिलेबस से ज़्यादा भी था। तो जब हम जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, 100 में से 40% यानी आपके पास कितना होगा, 40 मार्क्स आपके वहाँ पर स्कोर किए होने चाहिए मिनिमम। तो आपका फिर वही आया कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव था 100 में से आपको 30 लाने हैं और यहाँ पर 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने हैं, और आपका जो टोटल होगा वो 80 के हिसाब से बनना ही चाहिए। तो अगेन यहाँ पर भी आपका एग्रीगेट कट ऑफ इज 40%, मतलब 200 में से आपके 80 मार्क्स बनने ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर पूरे मार्क्स बना लिए लेकिन आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए, तो भी आप क्लियर नहीं माने जाएंगे। इंडिविजुअली भी पास होना है और टोटल में भी, एग्रीगेट में भी आपको नंबर लाने हैं। और अगर आप लीगल, इंजीनियरिंग स्ट्रीम या फिर सिविल या इलेक्ट्रिकल या ऑफिशियल लैंग्वेज या रिसर्च स्ट्रीम की बात करते हैं, यानी जो आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में अगर पेपर दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको 40% जो है वो स्कोर करना होगा। दिस इज सिमिलर टू जनरल, इनमें दोनों में सेम है और वहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट पॉइंट है। लास्ट टाइम इनकी जो फीस थी दैट वाज ₹1000 फॉर द जनरल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आप 2 पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के अंदर पेपर दे सकते हैं, जनरल में भर दीजिए और किसी स्पेसिफिक में भर दीजिए, या 2 स्पेसिफिक में भर दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। इसके साथ में एक स्पेसिफाइड इन्होंने नोटिफिकेशन में पूरी एक लिस्ट दी हुई है फॉर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने लिए भरिएगा कि आपके लिए कौन सा वाला फोकस करने वाला पॉइंट रहता है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन कुछ ऐसे होता है कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे ओनली दे विल गो फॉर द इंटरव्यू, और साथ ही साथ वहाँ पर आपका इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यू। देन आपके पास वेटेज ऑफ द मार्क्स जो है, फेज 2 के मार्क्स काउंट हो गए, यानी फेज 1 सिर्फ क्लियर करना है आपको, जो उनके बेसिक क्राइटेरिया उसे क्लियर कर दीजिए। फेज 2 में आपको 85% मार्क्स लाने होंगे और उसका मतलब 85% उसका वेटेज रहेगा, यानी आपने जो भी स्कोर किया होगा उसका वेटेज है 85%, और इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे जब आप अल्टीमेट मेरिट लिस्ट में बात करते हैं, और 15% आपके मार्क्स काउंट होंगे फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू शेल बी गिवन अ वेटेज ऑफ 15%, यानी फेज 2 में आपके जो स्कोर है ना वो आप काउंट करते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेज 2 में आपके नंबर कितने हैं। फेज 1 सिर्फ आपको क्लियर करना था, उसमें आपका जितना मर्जी स्कोर हो वो काउंट नहीं होगा अल्टीमेट मेरिट लिस्ट बनाते वक्त। फेज 2 के नंबर आपके काउंट होंगे और आपकी इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड्स। इसका प्रोबेशन पीरियड भी होता है। एज सून एज यू ज्वाइन, जो भी इस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाएगा उसका एक अंडरगो होना होगा, उसको एक स्पेसिफिक प्रोबेशन पीरियड के लिए विच इज ऑफ 2 years। रेस्ट आपका जो कैंडिडेट है वो कंफर्म कर लेंगे अपनी सर्विसेज के अंदर सब्जेक्टेड टू देयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, जो उनका रहेगा ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड। अब ये जॉब प्रोफाइल क्या है?
जब हम इस जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, इसकी प्लेसमेंट आपकी सेबी के अंडर हो रही है। अब अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जनरल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रह जाता है, जो स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में गए उनका उसके अकॉर्डिंग काम रहेगा। रेंजिंग फ्रॉम द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आपका काम क्या हो सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से लेकर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन करना, सुपरविजन, इन्वेस्टिगेशन, रेगुलेटरी वर्किंग है ना। दैट मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशंस के क्या वो लॉज को उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं नहीं, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दैट। और ये जो जॉब प्रोफाइल ऑफ एन एम्प्लॉय है वो डिपेंड करता है उसने जो स्ट्रीम ऑप्ट किया है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो वो उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर अपनी जॉब कंटिन्यू करेगा। जॉब प्रोफाइल को जब वो डिफाइन करते हैं तो जॉब प्रोफाइल में आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो देयर। देन बट द गुड पॉइंट अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल इज, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही रहेगी, बिकॉज सेबी के ऑफिसेज ही कुछ ऐसी जगहों पर है। तो अगर आप सेबी में प्लेस हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी रूरल एरिया में कभी प्लेस होंगे, यू विल बी प्लेस जहाँ जहाँ पर सेबी का ऑफिस होगा, एंड दैट इज़ देयर ओनली इन रेप्यूटेड आई कैन से डेवलप्ड सिटीज़ में है। तो डेवलप्ड सिटीज़ में होना तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो आएगी वो अच्छी जगहों पर ही आएगी। ठीक है, अब इसकी पे स्केल की बात करें, इसका पे स्केल कहाँ से शुरू होता है, इसका जो बेसिक पे दैट इज अराउंड 28,150, और ये उनका पूरा इंक्रीमेंट का सिस्टम वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है। बट एज एन एस्पिरेंट मुझे क्या पता चल रहा है इसकी ग्रॉस इमोल्यूमेंट क्या है, यानी उसकी अमाउंट क्या है। इसका आपके पास बेनिफिट नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आपको पेंशन का आगे फैसिलिटी मिलती है। देन इन टर्म्स ऑफ द ग्रेड अलाउंस आपको मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, डीए आपको मिलता है, फैमिली अलाउंस मिलता है, लोकल अलाउंस आपको मिलता है, दिस आर मल्टीपल अलाउंसेस एंड दिस इज नॉट द ओनली अलाउंसेस जो आपके पास अवेलेबल है, और बहुत सी फैसिलिटीज़ आपके पास इसमें मिलती हैं। और इसका अगर हम मैक्सिमम सैलरी के अकॉर्डिंग जाएं तो जो मुंबई का जो इनका ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1,07,000 पर मंथ की है, और अगर आप अपने लिए हाउसिंग अकोमोडेशन भी लेते हैं दैट इज अराउंड 73,000 पर मंथ विद अकोमोडेशन। अगर आप वहाँ उनके दिए गए घर की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं देन द पे स्केल वुड बी 73,000। ठीक है, so this is where we talk about the entire portion of the SEBI grade A job profile. Along with this, when we talk about the SEBI grade A job preparation, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं देन यू शुडंट प्रिपेयर, सीधा प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं सिलेबस देखकर। एक बार देखिए कि आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक आपके पास रहता है यहाँ पर जनरल प्रोफाइल, राइट एक आपके पास पॉइंट आ गया कि इसमें जनरल पोस्ट्स के लिए निकलता है। जनरल के साथ में अगर आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक स्ट्रीम का सिलेबस क्या क्या है, क्या आप दो स्ट्रीम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर कर पाएंगे, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको दोनों का पेपर सेपरेटली देना पड़ेगा, और अप्लाई भी जब करते हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली हो जाती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर देन यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस। इन्होंने स्पेसिफिकली सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना है। इन दैट कंपनीज एक्ट पोर्शन आपके पास स्पेसिफिक उन्होंने सेक्शंस ही कवर की हैं, आपको सिर्फ उतने ही पढ़ने होंगे। बट अदर देन दैट इन्होंने अपने फेज़ 1 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर की है। आई विल बी लेटिंग यू नो कि इन्होंने क्या एक्स्ट्रा कवर किया है और किस तरीके से आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द सेबी ग्रेड ए वैकेंसी इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, बिकॉज द पे स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 1,07,000 which is definitely a very good starting salary. And then once you start with SEBI grade A, B, C, D, आपकी जो एक इंक्रीमेंटल पर मंथ तो पर ईयर तो है ही, उसके अलावा जो आपकी प्रमोशंस के आपके पास स्कोप हैं that is also immense. So if you are looking forward to any of these things in terms of SEBI grade A प्रोफाइल, तो आप उसको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में रिव्यू कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फर्दर अमाउंट ऑफ वैकेंसीज, कितनी निकली थी, कौन कौन सी स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना चाहिए, सिलेबस क्या है, क्या मैं प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दूं, और क्या मुझे टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, सिलेबस को कैसे कवर करना है। ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन आवर मेंटरशिप वीडियोस। आप फ्री डेटा ढूंढ रहे हैं तो आपको फ्री डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देखनी है तो टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही आपका वीक है तो आप वहाँ पर भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। सो इन केस यू हैवंट रिव्यूड आवर सेबी ग्रेड ए वैकेंसी तो उसको एक बार देखिए क्या कहती है वैकेंसी, क्या रहा था पिछली बार का स्टेटस। दैट इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू व्हेन you are trying to search for the entire details of SEBI grade A vacancy.
सो इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट देन डू नॉट वेट फर्दर, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए बिकॉज द वैकेंसीज वुड बी आउट सून. सो इफ़ यू हैवंट लुक्ड फॉरवर्ड टू इट देन यू शुड डू दैट. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो के अंदर विद सम रियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर रेगुलेटरी बॉडीज. थैंक यू.